क्या आप जानते हैं कि भारत के गले पर एक ऐसी खंजर लटक रही थी जो अगर चल जाती तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाते। नक्शे पर दिखने वाला वो छोटा सा अंगूठा जिसे आज हम सिक्किम कहते हैं, वो 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वहां एक राजा का राज था जिसकी पत्नी पर सीआईए एजेंट होने का शक था, जिसकी पत्नी पर यह आरोप थे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ राजा को भड़का रही थी और उसे अमेरिकियों ने प्लांट किया था। हनी ट्रैप, जिसकी सीमाओं पर चीन की लाल सेना हमला करने के लिए घात लगाए बैठी थी। अगर सिक्किम भारत में ना मिलता तो आज शायद नॉर्थ ईस्ट भारत से कट चुका होता। लेकिन फिर एंट्री होती है रॉक के पहले चीफ आर.एन. काउ की, जिन्होंने बिना युद्ध किए एक पूरे देश को भारत की गोद में बना दिया। और इसीलिए आज की कहानी है सिक्किम के भारत से जुड़ने की। ये कहानी आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक पर, आपके साथ मैं शुभंकर। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपके लिए स्कैन भी लगा दिया है ताकि आप स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे, हमारी ताकत में इजाफा होगा और ये रिश्ता थोड़ा मजबूत होगा। अब सिक्किम के भारत में जुड़ने की कहानी की बात करते हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। तब सिक्किम की स्थिति बाकी रियासतों से अलग थी। वहां राजवंश का शासन था। ताशी नामग्याल वहां के चोग्याल यानी राजा थे। भारत और सिक्किम के बीच 1950 में खास संधि हुई जिसके तहत सिक्किम को भारत रक्षित राज्य का दर्जा मिला। इसका मतलब यह था कि सिक्किम की रक्षा, विदेश नीति और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। लेकिन आंतरिक मामलों में राजा आजाद रहेंगे। सिक्किम के लोग अपनी अलग पहचान को लेकर भावुक थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भारत के प्रति गहरा जुड़ाव था जो वक्त के साथ मजबूत होता गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो करीब 2 दशक तक चलती रही, लेकिन राजा की अपनी महत्वाकांक्षाएं और जनता की लोकतांत्रिक उम्मीदें जल्द ही आपस में टकराने वाली थी। सिक्किम की अंदरूनी राजनीति उलझी हुई थी। वहां की आबादी में नेपाली मूल के लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जबकि सत्ता पर लेप्चा और भूटिया समुदाय का कब्जा था जो राजा के करीबी थे। चोग्याल जब गद्दी पर बैठे तो फिर अपनी और अमेरिकी पत्नी होप कुक के प्रभाव में आकर सिक्किम को एक पूरी तरह स्वतंत्र देश बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। भारत के साथ हुई पुरानी संधि को चुनौती देना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अलग पहचान की मांग तेज कर दी। दूसरी तरफ सिक्किम की आम जनता अब राजशाही नहीं सहना चाहती थी। सिक्किम स्टेट कांग्रेस जैसी पार्टियां राजा के विशेष अधिकारों के खिलाफ भारत के साथ पूरी तरह विलय करने के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। ये लड़ाई सिर्फ एक राजा और उसकी प्रजा की नहीं थी, बल्कि राजशाही बनाम लोकतंत्र की जंग की थी। और यहीं से एंट्री होती इंदिरा गांधी और आर.एन. काउ की। सिक्किम का भारत में मिलना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी की दूरगामी सोच थी। 1970 के दशक में चीन की नजरें लगातार सिक्किम पर टिकी थी। इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर सिक्किम हाथ से निकला तो भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है खतरे में पड़ जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है रॉक की, नई खुफिया एजेंसी उस दौर की बनी हुई। उसके चीफ थे आर.एन. काउ। काउ और उनकी टीम ने सिक्किम के भीतर लोकतांत्रिक आंदोलनों को पीछे से समर्थन देना शुरू किया। वहां की जनता को भरोसा दिलाया कि उनका भविष्य राजशाही के अहंकार में नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बाहों में सुरक्षित है। एक बारीक और दिमागी खेल था जिसमें बिना किसी शोर शराबे के सिक्किम के भीतर बदलाव की पटकथा लिखी जा रही थी। काउ के इस गुप्त मिशन ने विलय की नींव रख दी थी। हालांकि सबके बीच में सिक्किम के राजा की अमेरिकी रानी और उनकी रहस्यमय भूमिका संदिग्ध थी। सिक्किम के आखिरी राजा की पत्नी होप कुक की भूमिका इस पूरी कहानी में रोमांचक है। होप कुक दरअसल एक अमेरिकी महिला थी और उस जमाने में अफवाह तेज थी कि वो सीआईए की एजेंट है। राजा पलदेन उनसे इतना प्रभावित थे कि उनकी बातों में आकर सिक्किम को स्विट्जरलैंड की तरह एक न्यूट्रल देश बनाने की कोशिश करने लगे। वे चाहती थी कि सिक्किम भारत के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाए। उनकी दखलंदाजी ने भारत सरकार को और सतर्क कर दिया। इंदिरा गांधी को डर था कि अगर अमेरिका का प्रभाव सिक्किम में बढ़ा तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। होप कुक की मौजूदगी ने दिल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सिक्किम के मामले में हस्तक्षेप करने का सही वक्त आ चुका है। और फिर हुआ 1973 का विद्रोह। सिक्किम में तनाव तब चरम पर पहुंचा जब साल 1973 में राजा के जन्मदिन पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए। राजा के महलों को चारों तरफ से घेरा। प्रशासन पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा को अपनी पुलिस भीड़ को काबू करने में लगानी पड़ी, जो नाकाम रही। ऐसी स्थिति में चोग्याल बुरी तरह घबरा गए और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय भारत से मदद मांगने के। भारतीय सेना ने सिक्किम में मोर्चा संभाला, शांति बहाल की।
इसके बाद एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें भारत सरकार, चोग्याल और सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने राजा की शक्तियों को बहुत कम कर दिया और सिक्किम के प्रशासन में भारत की भूमिका को सीधे तौर पर बढ़ा दिया। यह राजशाही के अंत की शुरुआत थी। अब सवाल कि क्या भारतीय सेना का वो 30 मिनट का एक्शन जरूरी था? देखिए, 9 अप्रैल साल 1975 की वो सुबह सिक्किम के इतिहास की सबसे निर्णायक सुबह साबित हुई। सुबह के करीब 9:45 पर भारतीय सेना के ट्रकों ने गंगटोक के चोग्याल के महल को अचानक घेर लिया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सिर्फ 30 मिनट के भीतर महल के 243 रक्षकों को निहत्था कर दिया गया और महल की ऊंची दीवारों पर तिरंगा लहराने लगा। चोग्याल को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया। यह सैन्य कार्रवाई जरूरी हुई थी क्योंकि राजा चुपके से विदेशी ताकतों से संपर्क कर रहे थे और सिक्किम के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस ऑपरेशन की सफलता ने साफ किया कि जब अब सिक्किम की सत्ता का असली केंद्र राजा का महल नहीं बल्कि जनता की चुनी हुई विधानसभा है। हालांकि इस बीच चीन की धमकियां और भारत का ऐतिहासिक फैसला भी गौर करने वाला है, क्योंकि सिक्किम के विलय के दौरान सबसे बड़ा खतरा चीन से था। बीजिंग से लगातार रेडियो पर धमकी आ रही थी कि वो सिक्किम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा। नाथुला दर्रे पर चीनी और भारतीय सैनिक एक दूसरे के आमने सामने थे। तनाव चरम पर था। दुनिया को लग रहा था एक और युद्ध आएगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। स्पष्ट संदेश दिया कि सिक्किम भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी शक्ति को दखल नहीं देना चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन की धमकियों ने ही भारत को कदम उठाने पर मजबूर किया ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमेशा के लिए सुरक्षित किया सके। भारत की इस कूटनीति ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया और सिक्किम की सीमाएं हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। अब सवाल कि क्या वो ऐतिहासिक जनमत संग्रह निष्पक्ष था? सिक्किम के भारत में विलय की आखिरी कानूनी कड़ी 1975 में जुड़ी। सिक्किम की विधानसभा ने भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया कि राजशाही को पूरी तरह खत्म किया जाए और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया गया ताकि जनता की राय जानी जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम की 97.5 यानी 97.5% जनता ने भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट दिया। हालांकि कुछ आलोचक आज भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते और इसे दबाव की राजनीति बताते, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि सिक्किम के लोग राजा के भेदभावपूर्ण शासन से परेशान थे और वो भारत के लोकतंत्र का हिस्सा बनकर तरक्की चाहते थे। 16 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए और सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। ये कहानी थी सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने की। ये कहानी थी एक देश के भारत का हिस्सा बनने की। ये कहानी थी रॉ के उस स्मार्ट टेक्निक की, उस ऑपरेशन की जिसमें एक बूंद खून बहे बगैर एक देश भारत का हिस्सा हो गया। ये कहानी इंदिरा गांधी और चाव साहब के अचीवमेंट की थी। ये कहानी भारत के एक नए राज्य के जुड़ने की थी। ऐसी तमाम कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।